कल से आरबीआई के नए गवर्नर पदभार संभालेंगे और साथ ही तमाम चुनौतियों का सामना भी करेंगे, तमाम जिम्मेदारियां निभाएंगे। और इसी पर हमारी ये खास चर्चा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र गर्ग साहब हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं, और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। तो सुभाष सर, आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल सुभाष सर आपसे ही होगा। जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि महंगाई है, जीडीपी ग्रोथ है, बैंकों में लिक्विडिटी बनाए रखने समेत ब्याज दरों में कटौती, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो आरबीआई के नए गवर्नर को मिलने वाली हैं पदभार संभालते ही। अभी इकोनॉमी के मोर्चे पर जो हालात हैं उसमें और क्या बड़ी चुनौतियां देख रहे हैं आप? देखिए दीपक, अभी जो आंकड़े आए हैं उससे आपने भी देखा कि हमारी जो ग्रोथ की दर है वो 5.4% आई पिछले क्वार्टर में। वो काफ़ी कम थी। अनफॉर्चुनेटली अभी जो पिछले महीने की इन्फ्लेशन दर है 6% से ज़्यादा, वो ग्रोथ से ज़्यादा है। ऐसा अनयूजुअल सिचुएशन कभी नहीं होता कि ग्रोथ कम हो और इन्फ्लेशन की रेट ज़्यादा हो। तो सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो मेरे ख्याल से नए गवर्नर के सामने यही है कि और ग्रोथ पे उतना ज़्यादा आरबीआई का नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में आरबीआई से अपेक्षा रहती है कि वो सबसे पहले इसको संभालें, इस चीज़ को देखें। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की जो इन्फ्लेशन गणना करने का तरीका और जिस चीज़ में इन्फ्लेशन होता है, जैसे फूड पे सबसे ज़्यादा वेट है सीपीआई में, और फूड में काफ़ी इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। फूड के अलावा जो चीज़ें हैं उसमें इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो आरबीआई किस तरह से इस स्थिति को, जिस पे उसका नियंत्रण बहुत ज़्यादा नहीं है, फूड के आइटम्स पे सरकार का ज़्यादा है, मौसम का ज़्यादा है, खेती का ज़्यादा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा है, उस स्थिति में कैसे रिजर्व बैंक इस फूड इन्फ्लेशन को और कुल मिला के ओवरऑल इन्फ्लेशन को संभाल सके। बिल्कुल दूसरी मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जी। वो ये है कि ग्रोथ में आरबीआई का थोड़ा सा पिछले 2-1 साल से रिस्ट्रिक्टिव नज़रिया रहा है जी। कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करिए, ग्रोथ का पैसा मत दीजिए, इंटरेस्ट रेट को थोड़ी सी बढ़ा के रखिए। उससे ग्रोथ पे थोड़ा असर पड़ा है उल्टा। और इकोनॉमी को उसकी ज़रूरत है कि काफ़ी लिक्विडिटी सिस्टम में आए, इंटरेस्ट रेट घटे। जी। हमारे होम लोन लेने वाले लोग हैं उनके भी 2-2.5 साल से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। जी। तो आई थिंक इन तीनों चारों चीज़ों पर अगर वो काम करें तो, और वास्तविक जो रिलीफ प्रोवाइड करें मिडिल क्लास को, लोगों को, और ग्रोथ को बढ़ावा दे सके और जी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, तो वो सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। बड़ी अहम बात आपने कही सर। और एक सबसे बड़ी चुनौती जो हम देख रहे हैं इस वक्त, बैंकिंग फ्रॉड। जाते जाते शक्तिकांता दास साहब ने भी बैंकिंग फ्रॉड को लेकर, जो साइबर फ्रॉड है उसको लेकर चिंता जाहिर की है। सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि बीते साल 1500 करोड़ रुपए से अधिक के फ्रॉड हुए हैं। जो लिस्ट नहीं हुए उनकी तो खैर बात ही छोड़िए, इनसे निपटना कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप? आशुतोष जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि साइबर फ्रॉड जो हैं ये कितनी बड़ी चिंता है, क्योंकि ये आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी देखिए, अभी शक्तिकांता दास जी ने भी इस बात को काफी अहमियत दी। और साथ ही में मुझे लगता है कि अब जब संजय मल्होत्रा आ रहे हैं नए आरबीआई गवर्नर, तो उनके पास जो है, एक तो जैसे मेरे मित्र ने बताया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और दूसरा जो है मैं देखता हूं कि जो इंडियन करेंसी है उसको भी मजबूत बनाना जो है जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं बैंकिंग में खास करके, आप देखिए कि लगभग आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 800 लोग हर दिन जो है इसके शिकार हो रहे हैं, और उनके अकाउंट से जो है पैसे जो है साइबर फ्रॉड द्वारा जो है निकाला जा रहा है, और काफी जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें जो है आरबीआई को काफी स्ट्रिक्चर्स लाने होंगे, और इसमें जो है जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून हैं उसको एक तरीके से स्ट्रेंथेन करते हुए कि आगे जो है कोई भी इस तरीके का इशू नहीं हो, या कम किया जा सके इस तरीके के जो है साइबर फ्रॉड्स को।
बिल्कुल। इसमें मुझे लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है और ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि हमारी जो जनता है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। हम्म। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं साइबर क्राइम्स के, जो हम्म। हमारे पुलिस स्टेशंस में या जो साइबर सेल में जो जाकर के लोग जो कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हैं, और ऐसे कितने मामले कोर्ट में भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बैंकिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से हैंडल किया जाए हम्म। और हर तरीके के जो नए टेक्नोलॉजी हैं उसको लाया जाए, जिससे जो है साइबर फ्रॉड्स के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, तो मुझे लगता है ये सबसे अहम काम होगा उनके लिए इस वक्त करने के लिए। हम्म। और इससे जो है काफी जो नुकसान हो रहा है लोगों का हर रोज, कितने हम्म। लोग हमने देखा कि सुसाइडल सिचुएशन पे भी आ गए हैं, कितने एग्जैक्टली। लोग जो रिटायर हुए हैं उनके जो पैसे हैं उसको गलत तरीके से जो है साइबर फ्रॉड द्वारा या इन्वेस्टमेंट के नाम पे, या फिर कि आपको जो है इससे शेयर ट्रेडिंग में आप ठीक। पैसा डालिए, और वो एक्चुअल में कोई ट्रेडिंग उस तरीके का नहीं हो रहा है और वो पैसा जो है अल्टीमेटली लोगों का डूब रहा है। बिल्कुल। तो इससे काफी ज्यादा नुकसान जो है लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि तमाम तरह के security- हथकंडे वो लोग अपना रहे हैं। अब मैं सुभाष सर आपको बताऊं कि आज ही मेरे पास सुबह फ़ोन आया और मेरे को ये बताया जा रहा है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो किसी फ्रॉड में इस्तेमाल हुआ है और आपके सारे क्रेडिट कार्ड हम बंद कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कौन सा क्रेडिट कार्ड? बोले नहीं जो आप यूज़ करते हैं। मैंने कहा कौन से? मेरे पास 3 बैंक के हैं। तो बोले नहीं वो जो आप यूज़ करते हैं। तो मेरा मानना है थोड़ी सी सतर्कता से आप बच सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो इतने बेखौफ हैं कि वो कहीं पर भी किसी को भी फ़ोन कर रहे हैं और उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऑफिस में अभी हम लोग बात कर रहे थे, कई हमारे साथियों के पास, कलीग्स के पास फ़ोन आते हैं इस तरह के और उनको फंसाने की कोशिश होती है। शक्तिकांता दास साहब जाते जाते उन्होंने भी सबसे बड़ी चिंता साइबर फ्रॉड पर ही जताई। सर ये क्या संकेत है कि क्या इससे निपटना इतना मुश्किल है? क्योंकि इसमें सिर्फ लोकल लोग नहीं, डोमेस्टिक लोग नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी संगठन तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े गैंग इसमें शामिल हैं। तो दीपक, ये बहुत बड़ी बीमारी बन गई है, बहुत बड़ा इशू है। आज के दिन जैसे आप 15-20 साल पहले ये देखते थे, बहुत सारे लोगों के पास फेक नोट मिलते थे, बैंक में जाते थे तो आपको पता लगता था कि ये तो जी। नोट फेक है। उस तरह से आज मुश्किल से कोई आदमी मिलता है जिसको ये साइबर फ्रॉड का, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का हो, हैकिंग का हो, डिजिटल आजकल कैप्चर, बहुत तरह की चीज़ें आजकल हो रही हैं। इसके पीछे आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी गहराई में जाएं। देखिए, हमारे देश का जो सिस्टम बना है उसमें हम ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार ने और हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने बनाया है, उसके बड़े फायदे हुए हैं। जैसे यूपीआई का आपने नाम लिया, पेमेंट सिस्टम बहुत आसान हो गया है और बिल्कुल। उसके आधार पे खूब सारा पेमेंट करके आप आसानी से अपने सारे व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। उसका साइड इफेक्ट यही है, जो आप डिजिटल फ्रॉड और हैकिंग और ये सब चीज़ों पे, उसका मेरा अपना मान्यता यह है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया है जी वो टॉर्ड्स को और डिजिटल। सर लौटेंगे आपके पास, आपके ऑडियो में थोड़ा इशू आ रहा है। आशुतोष जी आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स जो हैं वो एआई का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी भी है। तो एआई कितना बड़ा रोल निभा सकता है साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए? जी देखिए, एआई के बहुत सारे फायदे ऑब्वियसली हुए हैं सबको, लोगों को, और एआई के वजह से अगर हम देखें तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, हर बिजनेस में, या हर तरीके का जो इनोवेशन हो रहा है या जो नई तरीके की जो भी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है उसमें एआई का काफी इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर एआई को इस्तेमाल इसके लिए भी किया जाए, हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से एआई का इस्तेमाल करते हुए, कि ऐसे फ्रॉड्स पे कंट्रोल किया जा सके, तो वो भी एक बहुत बढ़िया स्टेप होगा। इसके अलावा देखिए कि हमारे पास जो है एक जो लॉ, जो जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जो लॉज थे कि भाई आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो आप सबमिट करते हैं उसको डेटा प्रोटेक्शन लॉज बोलते हैं, तो वो हमारे पास नहीं था, जो अब हम एक तरीके से हम हमारे देश में भी हमने लाया है।
और ये भी एक बहुत जरूरी जो है एक तरीका है इसको रोकने के लिए। अब हम जैसे बैंक्स में जाते हैं, हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सबमिट करते हैं और इसी तरह से दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस में हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो क्या ये डॉक्यूमेंट वहां पे किस तरीके से सेफ हैं? क्या इस डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर वहां पे अगर इसको सही तरीके से नहीं रखा जाता है, सीक्रेटली नहीं रखा जाता है, जी तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स का गलत मिसयूज भी होने लगता है और जिसके वजह से इस तरीके के डिजिटल तरीके से क्राइम्स जो है बढ़ते हैं। और इसमें मुझे लगता है आरबीआई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है कस्टमर से टाइम टू टाइम, तो ये जो केवाईसी के वजह से बहुत सारे ऐसे भी जो गैंग्स हैं जो इसके लिए भी गलत इस्तेमाल करते हैं। केवाईसी के नाम पे आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जो बिल्कुल। एक्चुअल बैंक में नहीं जाकर के किसी और के पास जाता है और फिर वो मिसयूज होना शुरू होता है। तो एक तो वो देखना होगा कि ये केवाईसी जो मांगा जाता है टाइम टू टाइम, ये आरबीआई को देखना होगा ये कितना सही है। कहीं इसके वजह से तो क्राइम्स और ज्यादा नहीं बिल्कुल। बढ़ रहे हैं, जो गलत तरीके के लोग हैं वो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मांग रहे हैं। तो बैंक जो है अगर डॉक्यूमेंट लेता है तो उसको वो कितना सेफली रखता है अपने कस्टडी में, ताकि जो है इसका मिसयूज ना किया जा सके। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह से जो काम चल रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो हर रोज अगर 800 लोग अगर चीट किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक इश्यू तो है। और दूसरी बात की जो बैंक अकाउंट जो ओपन कर रहा है, कितने सारे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फेक ओपन हो रहे हैं और जिसमें जो है गलत तरीके से पैसे जो है लिए जाते हैं। मान लीजिए गेम एप्स के नाम पे या फिर ट्रेडिंग के नाम पे या उसके नाम पे, उसके बाद वो पैसा कभी वापस नहीं आ पाता। यहाँ तक कि जो बैंक अकाउंट होल्डर है वहां तक पुलिस पहुंच भी नहीं पाती। और इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो फेक भी ओपन किए जा रहे हैं, जिसको कंट्रोल करना आरबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ताकि अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड होता भी है और वो पैसा किसी पर्टिकुलर अकाउंट में जाता है, तो उस अकाउंट का पूरी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए कि अकाउंट किसको बिलोंग करता है, उसका एड्रेस क्या है, उसमें कौन लोग हैं, सिग्नेटरीज कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारे चीज को अगर ढंग से कंट्रोल किया जा सके, इसी तरह से सिम कार्ड से भी जो है कितने सारे फेक सिम कार्ड्स जो है मिल रहे हैं जिसको यूज किया जा रहा है बैंक अकाउंट ओपनिंग में। बिल्कुल। मुझे लगता है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन की जरूरत है बैंक्स को जब वो कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, और इसमें आरबीआई का रोल काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल। सख्ती, बेहद मजबूती के साथ सख्ती करने की जरूरत है। आपको मैं ताज़ा आंकड़ा बता दूं सर, आज का ही आंकड़ा है गृह मंत्रालय का कि 15 नवंबर 2024 तक सरकार ने 6,69,000 से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 IMEI ब्लॉक किए हैं और अब तक 9,94,000 से अधिक शिकायतों पर कदम उठाते हुए 3,431 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है। तो ऐसा नहीं कि सरकार कोई हाथ पे हाथ धरे बैठी है, वो काम कर रही है, लेकिन समस्या तब आ जाती है जब वो सरकार के एक्शन से ज्यादा तेज एक्शन ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो करते हैं। सुभाष सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जो नए गवर्नर हैं उनका फोकस किधर रहेगा या किधर रहना चाहिए? जो चिंता जताई है शक्तिकांता दास साहब ने कि जो साइबर फ्रॉड है वो सबसे बड़ी चिंता है, इनको खत्म करने में, इन पर लगाम लगाने में, महंगाई को नियंत्रित करने में या ग्रोथ को बढ़ाने में, या फिर इन सबको बैलेंस करने में? मैं एक बार वो बात कंप्लीट कर देता हूं जो पहले मैं जी प्लीज। दुनिया भर में अगर आप देखें, क्रेडिट कार्ड्स में इतने फ्रॉड नहीं होते जितने हिंदुस्तान में होते हैं। ओके। उसका एक बड़ा कारण ये है, और अगर फ्रॉड होते हैं तो उसको बहुत प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया सिक्योरिटीज के सिस्टम डेवलप कर रखे हैं। हमारे यहाँ पे जो डीपीआई है उसमें इस तरह के सिस्टम अभी डेवलप नहीं किए हुए हैं। हमने अपने उन प्राइवेट एजेंसीज पे रोक लगा रखी है। इंटरनेशनल एजेंसीज को डेटा हम नहीं देते हैं। तो अगर हम इसको भी थोड़ा ध्यान दें तो हमारे ख्याल से जो ये फ्रॉड्स हैं वो कम हो जाएंगे। अब जो आपका जो सवाल है कि किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, देखिए आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये नहीं सिलेक्ट कर सकता कि मैं इस पे ध्यान दूं या इस पे ध्यान दूं। उसको ध्यान तो सभी पे देना पड़ेगा। डेफिनेटली आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसको आप थोड़ा पहले प्रायोरिटाइज कीजिए। आज की जो सबसे बड़ी समस्या, एक तो जो आपने आज हाईलाइट की है, ये जो डिजिटल सिस्टम, आज की दुनिया में देखिए सारा डिजिटल पेमेंट्स ही होगा।
डिजिटल सिस्टम चलेंगे, मैनुअल सिस्टम्स और फिजिकल सिस्टम्स अब नहीं चलेंगे। चेक्स वैक्स का जमाना चला गया, तो डिजिटल सिस्टम्स को आप किस तरह से स्ट्रेंथन करते हुए, किस तरह से आप उसको संभालते हुए और प्राइवेट एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए आप कितना सेफ कर सकते हैं, इस पे आरबीआई को ध्यान देना। बट आरबीआई से ज्यादा जो सरकार के दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डीपीआई वगैरह, जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे यहाँ पे अभी जो क्रेडिट ग्रोथ अब गिरने लगी है, पिछले 2 साल से तो ज्यादा थी, लेकिन अब गिरने लगी है। और अभी तक भी मिडिल क्लास लाखों लोग हाउसिंग लोन लिए हुए हैं, दूसरे लोन लिए हुए हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। तो उसको अब आप अगर रेट को कम करें, रेपो रेट को आप कम करें, क्योंकि महंगाई तो आप उसे नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं, ठीक, तो अगर रेपो रेट को कम करके इस क्लास को आपको बेनिफिट मिले और थोड़ा सा ग्रोथ को बढ़ावा मिले तो ज्यादा ठीक बात है। रेपो रेट कम करने पर फोकस होना चाहिए। हालांकि अनिल जी ने इंटरव्यू किया था एसबीआई के नए चेयरमैन का, तो उनके साथ उनका भी यही कम से कम अनुमान है कि फरवरी में रेट कट दिखाई दे सकता है। आशुतोष जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि डिजिटल करेंसी को लेकर आरबीआई ने संकेत दिए थे, लेकिन बात फिर कुछ बढ़ी नहीं। क्या नए गवर्नर का डिजिटल करेंसी पर फोकस रहेगा, आपको लगता है? जी, मुझे तो लगता है कि जो भी जो सर्टेन डिसीजंस और डिस्कशंस जो हुए थे पहले, और मुझे लगता है कि इन सारे डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए उसको कंक्लूड करना जो है उनकी जिम्मेदारी होगी। और जहां तक उनका जो एक्सपीरियंस हमने देखा है, वो सेक्रेटरी अभी हैं, रहे हैं जो है मिनिस्ट्री में, और उनका जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का एज आईएएस ऑफिसर। तो मुझे लगता है कि वो इसको बिल्कुल प्रायोरिटाइज करेंगे, और जो पुराने जो भी डिसीजंस लिए हुए हैं, चाहे वो डिजिटल करेंसी के बारे में हो या फिर जो है हमारा जो करेंसी है उसको स्ट्रेंथन करने के बारे में हो, या इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हुए जो है जैसे मेरे मित्र ने बताया, रेपो रेट को कम करना और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को जो है काफी हद तक एटलीस्ट 4% के आसपास लेकर के आना, मुझे लगता है ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको वो जरूर आगे बढ़ाएंगे, और उनसे काफी उम्मीदें हैं लोगों की कि काफी कुछ बदलेगा, और जो पुराने जो भी डिसीजंस लिए हुए हैं गवर्नर ने और आरबीआई ने मिलकर के जो डिसीजंस लिए थे, वो डिसीजंस को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि लोगों के और हमारे देशवासियों के हित में होगा। और इसी उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि हर एक जो आज हमारे देशवासी हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन को और बेहतर बनाने की जो है कोशिश करेंगे हमारे नए गवर्नर। डेफिनेटली सिचुएशन कैसे बेहतर हो, इस पर उम्मीद की जा रही है। नए गवर्नर से ढेर सारी उम्मीद है। सुभाष सर, आपसे एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। हमने लंबे समय से देखा कि जो रुपए की स्थिति है वो कमज़ोर होती हुई दिखी है लगातार। तो रुपए की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, ये इस पर मैं आपका रुख चाहूँगा एक बार। देखिए, हमारी विदेशी मुद्रा की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बड़ी डेलिकेट है। हम चाहे हमारे पास 700 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हों, लेकिन हमारे पास बहुत सारा जो रिजर्व्स बने हैं वो दुनिया से हमने कर्जा लिया हुआ है, उससे बने हुए हैं। एग्जैक्टली। और हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और इनमें आया हुआ है। अब जैसे आपको ज्ञान होगा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की आज जो वैल्यू है वो $1 ट्रिलियन के बराबर है। अब जब उसमें बेचना शुरू होता है तो हमारी विदेशी मुद्रा जाने लगती है और उस पर प्रेशर पड़ता है। Correct. तो ये एक डिफिकल्ट चॉइस है। अब इस स्थिति में अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपको विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाना ही पड़ेगा और बढ़ाना चाहते हैं आप, और उसके लिए आप एग्रेसिवली खरीदते हैं, तो आप दोनों क्रॉस पर्पस पे काम करते हैं। Exactly. आप विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए एग्रेसिवली खरीदते हैं तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है वो और रिटेल रेट होती है, उसमें डेप्रिसिएशन होता है। Correct. तो एक रीजनेबल अब आपको $700 बिलियन का रिजर्व चाहिए क्या?
इस पे विचार करना चाहिए। और अगर आपको इतना बड़ा रिजर्व नहीं चाहिए तो फिर आप एग्रेसिवली खरीद के फॉरेन एक्सचेंज की क्यों डेप्रिशिएट करना चाहते हैं? ठीक। अगर इस पे ठीक से विचार करें और एक बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाएं तो मेरे ख्याल से, बाय द वे, हिंदुस्तान का जो रुपया है वो इतना ज्यादा नहीं गिरा है जितना और कई देशों का हुआ है। तो इसमें केवल नॉमिनल रेट गिरने से आदमी को इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। जितनी कई बार हम सोचते हैं। लेकिन एक बैलेंस्ड पॉलिसी रिजर्व्स को बिल्कुल सर, हमारी उम्मीद है कि जो नए गवर्नर हैं वो एक बैलेंस पॉलिसी लेकर आए। जो हमारी चिंताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, तमाम तरह की हैं, बात चाहे महंगाई की हो, बात चाहे जीडीपी ग्रोथ की हो, बात चाहे साइबर फ्रॉड की हो, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे नए गवर्नर से कि इन पर काम हो और इन पर फोकस किया जाए और इस समस्याओं को दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सुभाष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।